नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। बड़े धार्मिक स्थलों पर भी फिलहाल ताला। राज्य में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। 94 कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। 4 और मरीजों ने दम तोड़ा। घूसखोरी के बाद डीआईजी लक्ष्मण गौड़ एक और मामले में फंसे। खनन पट्टे की साझेदारी में धोखाधड़ी पर राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस। अब सामने आएगा आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम। राजस्थान से 1 साल से जारी रोक हटाई। कहा जल्द आए रिजल्ट सामने। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर के आखिरी तक करने का फैसला किया है। पीएम ने देश के नाम संबोधन में इस फैसले की घोषणा की। पीएम ने कहा कि सरकार ने कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया और अब इसे बढ़ाया जा रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च जोड़ दें तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पीएम के संबोधन पर आभार जता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए कोरोना के दौरान जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक था कि लोगों को सीधे सीधे अन्न का संकट था, उसको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये शुरू की 1,76,000 करोड़ की और प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल इसका प्रावधान किया। आज उसका दायरा उन्होंने बढ़ाया कि ऐसे 80 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर दीपावली और छठ पूजा तक इसका विस्तार किया और लोगों को अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से ये अनाज दीपावली और छठ पूजा तक उपलब्ध होगा। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम का अभिनंदन करता हूँ। बिना किसी मांग के लोगों की जन भावना को समझते हुए उन्होंने खुद ही इसकी पहल की, तो इसलिए वो निश्चित रूप से साधु। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलू व्यास, जो कि हमारे एडिटर प्रोग्राम्स हैं। नीलू जी, प्रधानमंत्री का जो संबोधन आज रहा राष्ट्र के नाम, उसकी प्रमुख बातें क्या थी और राजस्थान जैसे राज्य में इस घोषणा का क्या असर होगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। आकांक्षा, ये छठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन था और आपको ध्यान हो कि जब गरीब कल्याण अन्न योजना का जब अनाउंसमेंट आया था मार्च में, तो ये कहा गया था कि ये वो पहल है जिससे हम वायरस की लड़ाई लड़ सकते हैं, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट बैटल अगेंस्ट द वायरस। ऐसा उस समय बताया गया था मार्च में। और उसके बाद निर्मला सीतारमन ने भी इस बात को कहा कि अब देश की जो 2/3 जनसंख्या है वो भूखे पेट नहीं रहेगी। तो उसी जो फूड सिक्योरिटी स्कीम जिसका अनाउंसमेंट मार्च में किया गया था, तो आज उसका दायरा बढ़ाया गया है, उसका ड्यूरेशन बढ़ाया गया है और ये कहा गया है कि जो फेस्टिव सीज़न है, त्योहारों का माहौल है, जिस समय डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ जाती है तो लोग भूखे ना रहें। तो उस फूड सिक्योरिटी स्कीम को बढ़ाया गया, उसका ड्यूरेशन बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। लेकिन उस संबोधन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिमांड्स बढ़ जाती हैं फेस्टिव सीज़न में, तो आज भी सवाल वहीं खड़े हैं बड़े कि आप फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत लोगों को 1 किलो दाल और 5 किलो गेहूं या चावल तो आप देंगे, लेकिन जो उनकी इंस्टेंट ज़रूरतें हैं, यानी कि उनको जो तुरंत खर्च करने के लिए जो पैसे चाहिए, चाहे वो किसान हो, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है जहाँ पर सूखा, भूखमरी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि अशोक गहलोत की जो सरकार है उसने मनरेगा के तहत भी बहुत सारा काम किया है, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए जो वहाँ पर लाखों की संख्या में जो परिवार हैं, आज उन्हें कैसे राहत मिलेगी। फूड सिक्योरिटी के तहत आपको दाल, चावल
और गेहूं जैसा अनाज मिल जाएगा। लेकिन आज एक और जो बहुत बड़ा सवाल है कि लाखों की संख्या में जो शहरों से अपने गांव जो पहुंच रहे हैं, उनमें राशन कार्ड होल्डर्स कितने हैं, कितने परिवार ऐसे हैं कि जो लोग शहर से काम करके वापस जो गांव आए हैं, क्या वो लोग इंक्लूडेड हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पूरी जो योजना है, फूड सिक्योरिटी स्कीम है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लागत बताई है कि 90 करोड़ की जो लागत आएगी, जिससे कि 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो राजस्थान में लाखों की संख्या है जहां से शहरों से गांव तक लोग चल के आए हैं। तो क्या उन सारे परिवारों का पेट भर पाएगा? क्योंकि जो परिवार ऐसे थे जहां पर 4 लोग थे, माइग्रेशन के बाद जो पलायन हुआ, जब शहरों से वापस जब गाँव गए हैं, उन्हीं परिवारों में 4 की संख्या कहीं कहीं पर 8 हो गई है, कहीं पर 7 हो गई है। तो ऐसे में घर तक बिल्कुल पेट भरकर भोजन पहुंचाना क्या मुमकिन होगा? धरातल पर अगर आप इम्प्लीमेंट करिए तो वो सारी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन जो बड़े सवाल है कि सूखा, राजस्थान में सूखे की मार झेल रहे बहुत सारे किसान हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाएगा। हाँ, एक अच्छा अनाउंसमेंट रहा है, पॉजिटिव अनाउंसमेंट है कि फूड सिक्योरिटी स्कीम को बढ़ाकर नवंबर तक किया गया है, ताकि फेस्टिव सीजन में कम से कम परिवारों को ये टेंशन ना हो कि उनके घर में दाल और चावल कैसे आएगा। लेकिन जो चुनौतियां हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। जी नीलू जी, अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम सिर्फ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, कृषि क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पर, तो इस पूरी स्कीम का, इस पूरी योजना का राजस्थान को कितना फ़ायदा मिलता आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि पिछले 3 महीने से भी योजना चली आ रही है, तो अगर हम पहले का कंपैरिजन करें और आगे जो आपने कहा कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो कितना फ़ायदा अब तक मिला है और कितना फ़ायदा आपको आगे मिलता दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि घर घर और परिवारों तक पहुँचाना, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने भी 2000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया था। और यहाँ पर हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते फूड सिक्योरिटी स्कीम को, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब जैसे गरीब किसान हैं, उनके परिवार में सिर्फ दाल चावल और चने की डिमांड नहीं है, वहाँ पर उनके घर में बीज कैसे पहुँचेगा, खाद कैसे पहुँचेगा, तो वो सारे खर्च हैं। इसलिए फूड सिक्योरिटी को हम एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते। राजस्थान की सरकार ने अभी ये भी कहा था कि उनकी सरकार को गेहूं का जहाँ तक प्रोक्योरमेंट है, उन्होंने केंद्र सरकार से इसके लिए कहा था कि उनको असिस्टेंस चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर, प्रोक्योरमेंट को लेकर, और बहुत सारी इश्यूज़ हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो धरातल पर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन देखें तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहे हैं, सारे परिवारों को चीज़ें नहीं मिली हैं। 500 रुपये का जो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो महिलाओं के लिए किया गया था, तो वो भी सारे जो परिवार हैं वो कह रहे हैं कि जितना भी अभी अमाउंट आया है वो ना काफ़ी है। तो ऐसे में सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ाना फूड सिक्योरिटी की और ये कहना कि ये जो स्कीम्स हैं अब घर घर फेस्टिव सीजन में भी पहुंचेंगी, लेकिन उसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आपको इसे एंटायरिटी में देखना पड़ेगा। और अभी तक का जो इम्प्लीमेंटेशन रहा है वो फुली उसे सेटिस्फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां रही हैं। जैसे राशन कार्ड को लेकर है, तो परिवार में कितने राशन कार्ड में कितने मेंबर्स हैं, जहाँ क्या सबको उनका लाभ तो पहुंचा ग्राउंड है? लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर है, तभी जाके इस पूरी योजना का लाभ लोगों तक पहुँच पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलू जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान सरकार ने अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये गाइडलाइंस 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक मान्य रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक रहेगी। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन, मेडिकल, पैरामेडिकल, IT कंपनियों में काम करने वालों को कर्फ्यू के दौरान भी आवाजाही की छूट रहेगी। मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। गांव में वो धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे जहां एक दिन में 50 से ज़्यादा लोगों की आवाजाही नहीं होती है। उनके अलावा सभी बड़े धार्मिक स्थलों को फिलहाल खोलने की छूट नहीं दी गई है। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और किसी भी तरह की सभाएं आयोजित करने पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार के समय 20 से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जयपुर से। संजय जी, तो अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। छूट लगभग पुराने यानी कि अनलॉक 1 की तरह ही है, लेकिन दायरा छूट का कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दिया। जिस तरह से कर्फ्यू की टाइमिंग में भी चेंजेस किया गया है, तो छूट मिल गई है, लेकिन कोरोना वहीं का वहीं बना हुआ है और जो संख्या है कोरोना संक्रमितों की वो भी बढ़ रही है।
आकांक्षा, जैसा कि आपने खुद ने अपनी इसमें खबर में बताया है और आपने खुद ने जिक्र किया है कि अनलॉक 1 और 2 में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। कम से कम जो छूट है वो जिनको देनी थी वो पहले ही दी जा चुकी है। मॉल्स वगैरह खुल चुके हैं। 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें थी, जैसे धार्मिक स्थलों का आपने ज़िक्र किया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे कि ज़्यादा भीड़ ना हो, 50 से ज़्यादा लोग एक दिन में ना आते हों, तो उनको खोलने की अनुमति है। बड़े मंदिर वैसे ही बंद रहेंगे। जिम, क्लब, बार वगैरह बार खोल दिए गए हैं। कुछ समय पहले राजस्थान सरकार ने आदेश दिया था। तो बाकी गतिविधियां वैसे की वैसे हैं। हाँ, ये जो आपने टाइम बताया नाइट कर्फ्यू का, वो पहले 9 बजे तक था, उसको बढ़ा के 10 बजे कर दिया गया है। तो 1 घंटे, लेकिन अगर गैर ज़रूरी काम से आप जा रहे हैं बाहर, तो उसके लिए अनुमति नहीं होगी। तो बहुत कुछ अंतर अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में हमको देखने के लिए नहीं मिलता है, सिवाय इसके कि ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। होटल्स और बार खोल दिए गए हैं। ये ऑलरेडी राजस्थान सरकार घोषणा कर चुकी थी। ये कल जो यूनियन होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन आई, उसके पहले ही। जी संजय जी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या राजस्थान सरकार अनलॉक 2 में कोई नई रणनीति लेकर आ रही है कोरोना से लड़ने को लेकर? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि कोई रणनीति है नई, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता, मुझे लगता है कि शायद अनलॉक 1 के बाद जो छूट का दायरा बढ़ाया गया था वो नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि ये पहले से पता था कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनके आने से संक्रमण और फैलेगा। तो बल्कि जितनी पाबंदियां थी वो पाबंदियां खत्म और कर दी। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ समय पहले हमने एक चर्चा की थी, जब राजस्थान के जो बॉर्डर सील करने वाली बात हुई थी और ये कहा गया था कि जो लोग बाहर से आएंगे उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा। अब वो 14 दिन के क्वारंटाइन की पाबंदी भी खत्म कर दी है। तो जिस तरह की छूट राजस्थान सरकार ने दी है, उससे तो नहीं लगता कि वो अब वापस कोई सख्ती बरतने के मूड में है। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान की सरकारों ने, कुछ एक राज्य सरकारों को हम छोड़ दें, तो ये मान लिया है कि हमें इसके साथ जीना होगा। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। वहीं 10वीं क्लास की किताब में महाराणा प्रताप से जुड़े अध्याय में बदलाव को लेकर राजनीतिक जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री पर हमला किया है। राजे ने एक बयान जारी कर पाठ्यक्रम में बदलाव की निंदा की और उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए शिक्षा के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। वहीं कटारिया ने मुख्यमंत्री गहलोत को इस बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हमारे इतिहास के साथ न्याय नहीं है। हम रुक करेंगे संजय बोरा जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो महाराणा प्रताप के चैप्टर जो 10वीं कक्षा की किताब में है, उसको लेकर जो राजनीतिक जंग है वो खत्म होती नहीं दिख रही और बीजेपी अब वोट बैंक के लिए शिक्षा का राजनीतिकरण करने का आरोप गहलोत सरकार पर लगा रही है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कहूँगा, क्योंकि अगर शिक्षा को राजनीतिक उद्देश्य के लिए यदि कोई यूज़ करता है, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी आई है तब उसका सबसे ज़्यादा फोकस अगर रहा है राजस्थान में, तो वो सिर्फ इस बात पर रहा है कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसे बदला जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शिक्षा का पाठ्यक्रम की बात करते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चों को, जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, उनको जो साइकिल और स्कूटी दी जाती है, उस तक का कलर वो सैफरन ऑरेंज रंग करते हैं। इतना खर्चा वो सिर्फ इस रंग करने पे बदलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या होगा। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने कि राजस्थान की किताबों से नेहरू का से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स थे वो हटा दिए थे। नेहरू को छोड़िए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात कीजिए, उनसे जुड़ी हुई जो कविता थी खूब लड़ी मर्दानी, उस कविता का एक स्टैंजा निकाल दिया गया, तो जो कि ग्वालियर के सिंधिया परिवार से संबंधित था। इसके अलावा शैली और कीट्स, आप मुझे बताइए, शैली और कीट्स में क्या विवाद हो सकता है? अंग्रेजी के इतने नामी कवि हैं, उनको हटा करके उनको जो है ऑब्सक्योर से कोई अनजान जो नाम है उन कवियों से रिप्लेस कर दिया गया। तो ये बहुत दुखद स्थिति है राजस्थान में। पिछले 20 साल से ये चला आ रहा है कि जैसे ही कोई सरकार आती है, और अनफॉर्चुनेटली कभी एक बार कांग्रेस की, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, और उनका सबसे बड़ा काम यही होता है कि पाठ्यक्रम को बदलना। मुझे लगता है अब जो फैसला होने जा रहा है, और ये कांग्रेस सरकार ने पहले भी किया था कि उसने एनसीईआरटी की किताबें लागू कर दी थी, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो उसने फिर से एनसीईआरटी की किताबें हटा दी। अब कांग्रेस सरकार ने फिर से फैसला किया है
कि किसी भी विवाद को खत्म करने के लिए वो NCERT की किताबें इसमें लागू करेंगे पाठ्यक्रम में। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर RAS भर्ती 2018 से जुड़े युवाओं के लिए आज राजस्थान उच्च हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। करीब 1 साल से RAS मेन एग्जाम 2018 के रिजल्ट पर अदालत की रोक लगी थी, लेकिन आज हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के मुख्य परीक्षा परिणाम से रोक हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही RPSC को परिणाम जारी करने के लिए भी कहा है। गौरतलब है कि RAS भर्ती परीक्षा के प्री परीक्षा के रिजल्ट में OBC की कट ऑफ जनरल से ज्यादा पहुंचने के बाद अदालत में मामला पहुंचा था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। RKDF यूनिवर्सिटी, a वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। मंगलवार सुबह आए कोरोना अपडेट के मुताबिक राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की तादाद बढ़कर 17,000 के पार हो गई है। राजस्थान में कोरोना के चलते 409 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले मंगलवार को ही 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बात करें कुल मामलों की तो मंगलवार को 94 नए केस सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा मामले सीकर में 33, अलवर में 22, राजधानी जयपुर में 12, कोटा में 7, सिरोही में 5, नागौर, पाली और अजमेर में 2-2 केस कोरोना के सामने आए हैं। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक 2 की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। छूट थोड़ी और कहीं ना कहीं जो छूट का दायरा है वो अनलॉक 2 में बढ़ाया गया है। किस तरह से लड़ती दिख रही राजस्थान सरकार?
देखिए, पिछले करीब 20-25 दिन से हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी भी करीब जो है 250 से 300 के आसपास या कभी कभी 300 के बाहर भी एक दिन में मरीज सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अलग अलग दिन अलग अलग जिलों में कोरोना विस्फोट के तौर पे कह सकते हैं कि अचानक जो है मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन ये अच्छी बात है कि राहत की बात ये भी है कि जो रिकवरी रेट है राजस्थान की वो काफ़ी अच्छी है। यानी कि आज की रिपोर्ट की बात करें तो आज की रिपोर्ट के अनुसार भी 78% से ज़्यादा जो है मरीज जो ठीक हो रहे हैं, ये एक राहत की खबर है। लेकिन जो मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और उसके साथ में जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। जिस तरह से आज की मॉर्निंग की रिपोर्ट में भी 4 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई थी जी। कल भी 6 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई थी। 2 दिन पहले 8 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। जो कोरोना संक्रमित मरीजों की मौतों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो बहुत चिंताजनक है। हालांकि जिस तरह से कोरोना की अभी तो भले ही कोरोना संक्रमण बढ़ रहा हो लेकिन रिकवरी रेट कहीं ना कहीं राजस्थान में बेहतर है। वहीं राजस्थान सरकार ने कोविड-19 डेथ प्रोफॉर्मा जारी किया है। इसके तहत कोरोना से मौत होने पर 24 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। साथ ही अस्पताल में वेंटिलेटर पर रहने की अवधि और मौत की दूसरी वजहों की जानकारी भी देनी जरूरी होगी। ये जिम्मेदारी सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और डिप्टी CMHO को सौंपी गई है। साथ ही स्टेट नोडल अधिकारी को भी सूचना देना जरूरी होगा। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता रामस्वरूप का। रामस्वरूप, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि कोविड-19 डेथ प्रोफार्मा लेकर राजस्थान सरकार आई है, क्या है ये प्रोफार्मा और किस तरह से कोरोना की लड़ाई में मददगार साबित होगा? देखिए, ये प्रोफार्मा वैसे तो ज़रूरी भी है और वैसे देखा जाए तो जितने भी मृतकों का है उसका आंकड़ा सबके पास सुरक्षित है, ऐसी बात नहीं है कि कहीं का नहीं है। लेकिन एक प्रोफार्मा तैयार किया गया है ताकि उनकी पूरी हिस्ट्री सभी को पता रहे, सरकार के पास उनका रिकॉर्ड रहे कि कौन मरीज किस अवस्था में अस्पताल में पहुंचा, कब उसका पॉजिटिव पाया गया, कब उसकी मृत्यु हुई और मृत्यु से पहले अगर वो किसी और बीमारी से ग्रसित था तो उसकी क्या क्या उसकी वो चीज़ बीमारियाँ थी वो उस मेंशन रहे। तो एक सरकार के पास पूरा डाटा रहेगा कि क्या केवल कोरोना की वजह से ही किसी व्यक्ति की मौत हो रही है या अन्य बीमारी की वजह से जो है ज्यादा मौत हो रही है। तो इसे प्रोफार्मा की वजह से एक डाटा सरकार के पास डेटा सरकार तैयार कर रही है डेथ का कि आखिर सिर्फ कोरोना वजह रही या कुछ और भी वजह थी। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात दी है। जिन खिलाड़ियों ने नेशनल ओपन्स, एशियाड, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में पदक जीते हैं उन्हें अब बिना वैकेंसी के भी सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी। इस बारे में 4 साल पहले बने कानून में संशोधन करने के बाद अब राज्य के 465 खिलाड़ियों को सीधे तौर पर नौकरी मिलेगी। इससे पहले राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दे चुकी है। साल 2016 के बाद से 465 ऐसे खिलाड़ियों की पहचान की गई है जिन्होंने खेलों में नेशनल पदक जीते हैं। खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 2016 में जो कानून बना था उसके तहत अब कुछ परिवर्तन करने के बाद में राजस्थान के 2014 के बाद में जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये दावा करते हैं प्रदेश के जो खेल मंत्री अशोक चांद्रा जी, किस तरह का परिवर्तन किया उस कानून में जिसके तहत अब आप कह रहे हैं कि सभी खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी? देखिए, हमने 2 परिवर्तन इस साल में किए हैं। पहला हमने 2% कानून के अंदर किया। उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि इस बार जो पुलिस कांस्टेबल्स की 5000 की भर्ती हुई उसमें 79 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। जिला वाइज, कैडर वाइज 2% निकाल के उसमें सिलेक्ट हो गए, तो 2% भी लागू होने लग गया है। अब हमने आउट ऑफ टर्न निकाला है। आउट ऑफ टर्न थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए हमने अपने डिपार्टमेंट के अंदर इसका एक पूरा टीम बनाई है जो हमारे खिलाड़ियों की केवल नौकरियां ही फॉलो करेंगे। आज हमने वो फॉर्म लॉन्च कर दिया है। अब हमारे खिलाड़ी वो फॉर्म्स को भर के हमको दे देंगे, तो हम बैचेस बनाकर A ग्रेड का, B ग्रेड का, C ग्रेड का बैचेस बनाकर संबंधित डिपार्टमेंट में चर्चा करके जल्द से जल्द इन खिलाड़ियों को नौकरी दिलाने का काम करेंगे। और इस आउट ऑफ टर्न की सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि इसमें वैकेंसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बिना वैकेंसी के राजस्थान के खिलाड़ियों को वो जिस डिपार्टमेंट को डिज़र्व करते हैं उस डिपार्टमेंट की उनकी नौकरियां लगने वाली है। ऐसा ये 2 कानून 2% और आउट ऑफ टर्न जो राजस्थान में बने, मैं दावा कर सकता हूं कि देश के किसी भी प्रदेश में ऐसे 2 कानून नहीं है खिलाड़ियों के लिए। 2014 के पहले के खिलाड़ी हैं, उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा? देखिए, 2014 के पहले के नहीं, 2016 के पहले के। 2016 में ये कानून बन गया
हमने उस कानून के अंदर संशोधन किया है। तो जब से ये कानून लागू हुआ है हम उसकी बैकडेट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ने इस हमारे प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया। और हमको भी कहीं ना कहीं ये एक हिंट मिल गया कि यदि हम उसको परस्यू करेंगे तो कुछ साल शायद ये काम हो नहीं, तो ये 450 बच्चों का पूरा भविष्य इसके ऊपर ही लटक जाता है। और यदि कोई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दे तो ये लंबा 5 साल 10 साल खिंच जाता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम उससे पहले के खिलाड़ियों को अकोमोडेट नहीं करना चाहते, हम उनको अकोमोडेट करना चाहते हैं और उसकी फिर से प्रक्रिया हम चालू करेंगे। इसके अलावा भी 2% के अंदर जो हमने कानून में संशोधन किया है वो 2% नौकरियां जितनी भी निकलेगी उसके लिए पूर्व मेडलिस्ट, पूर्व नेशनल प्लेयर्स, जो भी एज क्राइटेरिया के अंदर क्वालिफाई होते हैं, जो भी स्टडी क्राइटेरिया के अंदर क्वालिफाई होते हैं, उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए। नेशनल गेम्स में भी अगर ओपन गेम्स में उसको अगर मेडल जीता हुआ है तो उसकी नौकरी पक्की है। और ये इसके लिए फोरम आज से लॉन्च कर दिए गए हैं, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। आने वाले दिनों में जब फोरम कलेक्ट कर लिए जाएंगे उसके बाद से ही इनको नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। उधर डीआईजी लक्ष्मण गौड़ एक और मामले में मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला खनन पट्टे की साझेदारी में धोखाधड़ी का है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में लक्ष्मण गौड़ और पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना को नोटिस जारी किया है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने ये निर्देश मुकेश चंद अग्रवाल की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया कि पूर्व एमएलए भड़ाना ने याचिकाकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर कर उसे खनन पट्टे की साझेदारी से बाहर कर दिया और अपनी पत्नी कमलेश भड़ाना को फर्म का 87% का साझेदार बना दिया। आरोप है कि इस मामले में जब शिकायतकर्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई तो डीआईजी गौड़ ने भी उस पर एफआईआर को वापस लेने का दबाव भी बनाया। वहीं डीआईजी के नाम पर घूस लेने के मामले में एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने सोमवार को जिले में थाना प्रभारियों से कई घंटे तक पूछताछ की। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के नाम पर प्रमोद शर्मा नाम का एक शख्स 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। उधर राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले की जांच करने के लिए सोमवार रात को सीबीआई की टीम चूरू पहुंच गई। 3 गाड़ियों में आए दल में 2 अधिकारियों सहित 8 सदस्य शामिल हैं। टीम के साथ में साइबर एक्सपर्ट भी है जो कि थानाधिकारी के मोबाइल फोन के पैटर्न लॉक को खोलने में मदद करेंगे। सीबीआई टीम ने स्थानीय अधिकारियों से काफी देर तक मामले को लेकर जांच पड़ताल की है। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।